नहीं, शॉर्ट टर्म में तो हम प्रायोरिटी देंगे जन लोकपाल जी, और वो भी हमारा जन लोकपाल, सरकार का नहीं। जी। ये सरकार का निकम्मा जन लोकपाल है, वो क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या आप दोबारा अनशन करेंगे? बिल्कुल, वो तो जारी रहेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। जब तक हमारा जन लोकपाल नहीं आता तब तक हम पीछे नहीं लौटेंगे। मैं तो ये जीवन में निर्णय लिया कि जब तक लोकपाल बिल नहीं आएगा, जीवन में प्राण है तब तक मैं लड़ते रहूँगा उसके साथ। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें से आपकी मान ली गई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके साथ जो लाखों करोड़ों लोग इस देश के जुड़े हुए हैं, उनको ये एक उनका मोरल बूस्ट करने के लिए आपको इस लॉ को इसी फॉर्म में अभी इम्प्लीमेंट होने देना चाहिए? नहीं, उसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ का कोई सवाल नहीं। जनता ने इनको भेजा दो काम के लिए, हमारे जनता के पैसा का नियोजन करना और अच्छे अच्छे कानून बनाने। मुख्य उद्देश्य ये है। जनता जब मालिक बन गई, मालिक ने सेवक को भेजा कि जाओ अच्छे अच्छे कानून बनाओ, और मालिक कह रहा है कि भाई कानून बनाओ और सेवक बोलते नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है, ये तो संविधान का अपमान है। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का सवाल है नहीं। आपका काम है, आपको भेजा है उसके लिए, और अगर नहीं करते हैं तो फिर जनता कहेगी मालिक कहते हैं कानून बनाओ और आप नहीं करते हैं, तो फिर घर भेजने के बिना का दूसरा क्या रास्ता है। जनता घर भेजेगी इनको, जन लोकपाल लाओ नहीं तो जाओ घर में, ये करेगी, अभी आपको दिखाई देगा। आपको विश्वास है? बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा प्रश्न नहीं है ना, वो तो जनता का प्रश्न है जी। और जनता आज इतना उसमें उसको दर्द हो रहा है जी। तो ये पहले जन लोकपाल जी, फिर राइट टू रिजेक्ट, फिर ग्राम सभा, फिर दफ्तर दिरंगाई, हर ऑफिस में एक टेबल का पेपर दूसरा टेबल पर 7 दिन के अंदर जाना। जी। पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता। 7 दिन के अंदर टेबल का पेपर आगे गया तो किसी आदमी को ऑफिस में जाने की नौबत न आएगी। ये करना है जनता के भले भविष्य के लिए। जनता की सनद, हर दफ्तर में बैठे हुए ऑफिसर, उन्होंने जनता का काम कितना दिन में करना कानून में, उतने दिन में नहीं किया तो उसको फाइन। जी। और वो फाइन लेकर जो जनता का काम जनता के लिए आई थी, उसको जो मनस्ताप हो गया देर होने के कारण, उनसे पैसा वसूल करके इनको देना। जी। जनता की सनद, फिर राइट टू रिकॉल। जी। ये शुरू में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको लेकर हम आगे चलेंगे। उसके बाद है किसानों का प्रश्न, उसके बाद है मजदूरों का प्रश्न है, उसके बाद है शिक्षण क्षेत्र का अनुदान का प्रश्न है। जी। ये लंबी लड़ाई जो लड़ने, इन सब बातों के पर लेने, लेकिन शुरू में ये 3-4 बातें बहुत महत्व है। जी। ये 3-4 बातों पर हम प्रायोरिटी देकर लड़ते। आपने बहुत सारी बातें कही, आपने बहुत सारे इश्यूज़ को छेड़ा। मैं औरत होने के नाते एक इशू को छेड़ना चाहूँगी, वो ये है कि इंडिया में जो जेंडर बायस है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको नहीं लगता कि कहीं पे इस जेंडर बायस वाली प्रॉब्लम को भी आपको एड्रेस करना चाहिए? आफ्टर ऑल इंडिया की पॉपुलेशन में आज 50% महिलाएं भी हैं। मैं तो कई जगह पर जाता हूँ, बहनों को भी कहता हूँ कि पुरुष प्रधान संस्कृति ने महिलाओं को दुय्यम स्थान पर रखा, इसको मोड़ना है अपने। जी। उसको तोड़ना है। जी। एक ही रथ के 2 पहिए समान जाने चाहिए। आज महिला में भी जागृति जो कम है। अभी आप देखते हैं कि एक स्त्री है, जिला परिषद की वो चेयरमैन बन गई है, पंचायत तालुका पंचायत की चेयरमैन बन गई, वो चेयरमैन बनकर चेयर में बैठी है और साथ में उसका नौरा मर्द ही काम देख रहा है, तो किसको बिठाया उसने? जी। इसको बदलना है। जी। उसमें जब तक ये जागृति नहीं आएगी, जी। उसको ट्रेनिंग जब तक नहीं दिया जाएगा, क्या पंचायत राज है, कहाँ से आई है, आपका कर्तव्य क्या है। अगर उसको चेयर में बिठाया और पूरा उसका मर्द काम देखता हो तो इसको क्यों बिठाया, क्यों आरक्षण रखा? ये सरकार में दोष है। उसको पहले ट्रेनिंग देकर सशक्त करो। यानी कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। बिल्कुल। और ये भी कि महिलाओं को खुद भी अपनी जागरूकता के लिए खुद ही देखना चाहिए। ये करना चाहिए।
एक आपसे आखिरी सवाल ये करूँगी कि आज आप नॉर्थ ईस्ट आए, नॉर्थ ईस्ट के लोग आपसे बहुत प्रभावित हैं, बहुत प्रेरित हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के प्रति आपको एक छोटा सा संदेश, अपना मैसेज दीजिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं तो यही बात कहूँगा कि भगवान ने नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ी संपत्ति दी है। नैसर्गिक साधन संपत्ति है, पानी काफ़ी है, वर्षा अच्छी होती है। हमारे यहाँ वर्षा होती है 500 मिली साल में, और नॉर्थ ईस्ट में 2 दिन में होती है। तो पानी है, सब भगवान ने इतनी संपत्ति दी है, लेकिन अकल है सिर्फ विचार का, वो अकल ख़त्म होना चाहिए, तो हम नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। हर एक युवकों ने आगे आना है इस काम के लिए। अरे वैयक्तिक जीवन में क्या करेंगे आप? हो सकता है कल लखपति बन गए, नहीं करोड़पति बन गए, आगे क्या? इतिहास हमें कह रहा है अरे लखपति बनो, नहीं करोड़पति बनो, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, समाज और देश के लिए मरने वाले लोग जिंदे हैं। तो इसके बारे में सोचेंगे, नहीं सोचेंगे? लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, आगे क्या? जी। दूसरी बात है कि हम इस काम को क्यों करना, तो ये हमें आज़ादी मिली सही नहीं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी की, उनको भूल गए? उनको नहीं भूलना, हम कभी उनको नहीं भूलना। अगर भूल गए तो हमारे जैसे गद्दार हम ही होंगे। जी। लता दीदी ने जो गीत गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर जा रहे, फांसी का तख्ता आँख से देख रहे हैं, 2 मिनट में अभी फांसी चढ़ने वाले हैं, ये आँख से देखते हैं, फिर भी घोषणा चालू है, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेज़ों को कह रहे थे इस जन्म के क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारे आज़ादी के लिए। तो ये युवकों ने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इसको थोड़ा सोचना है जी। कि मैं कुछ मेरे देश के लिए देना लगता हूँ, मेरे समाज के लिए मैं कुछ देना लगता हूँ। जी। इसलिए मैं मेरा परिवार नहीं छोड़ूंगा। परिवार चलाते समय 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निष्काम भाव से समय दूंगा मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। जी। उससे समाज बनेगा, उससे हमारे इस प्रदेश का विकास होगा। ये काम को करना है। On behalf of the audience of Frontier TV today, we are grateful to have Anna Hazare with us. The country believes in Anna's Andolan. There are millions of Indians who are inspired by him. He is not alone in this fight against corruption. इसी के साथ मैं अन्ना हज़ारे को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमको अपना बहुमूल्य समय दिया। नमस्कार।